इथेनॉल याद है या भूल गए प्रोटेस्ट के चक्कर में? खैर, लगभग 1 महीने का आराम मिल गया गडकरी जी को। सारे मीडिया हाउसेस के कैमरे प्रोटेस्ट की तरफ जो घूम गए थे, तो इस दौरान उन्होंने सोच लिया कि भाई अगर ये कैमरे वापस से इथेनॉल की तरफ घूमते हैं तो मुझे क्या जवाब देना है, कैसे बचाव करना है खुद का। शायद उसी प्लानिंग का एक पार्ट है कि उन्होंने हाई कोर्ट में केस लगा दिया है उन सारे डीप फेक एआई वीडियोस और उन सारी पोस्ट के खिलाफ जो उनको और उनकी फैमिली को इथेनॉल से जोड़ रहे थे। अभी एक नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो एक रैली निकालने वाले थे इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ, और रैली निकालने के पहले ही उनसे गवर्नमेंट ने कांटेक्ट कर लिया। शायद ये सब उस प्रोटेस्ट की वजह से ही हुआ, वरना कौन सी गवर्नमेंट कांटेक्ट करती है रैली निकलने के पहले। खैर, ये सब बातें मैं करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, फेसबुक पर हर जगह इथेनॉल के बारे में इतना कुछ देख चुके होगे कि आप अपने आप में एक एक्सपर्ट बन के बैठे होगे इथेनॉल क्या है क्या नहीं है। वो सब बातें मैं यहाँ करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर वो बातें आपको बताने आया हूँ जो शायद आपने कहीं किसी दूसरी जगह पर देखी ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अंदर डीपली घुस के गया भी होगा। देखो, किस नेता ने क्या कहा, कौन सा नेता अपनी बात से कितना पलटा, किसने 15 रुपए का पेट्रोल बोला था, मिल रहा है 115 रुपए का, किसने एनवायरमेंट सेफ बोला था और एनवायरमेंट के क्या हालत हो रखे हैं, कौन अपनी बात से पलटा, किसने बोला गाड़ी खराब नहीं होती है और आज कह रहे हैं कि हाँ गाड़ी खराब हो जाती है, थोड़ी बहुत होती है। लेकिन वो सारी बातें नहीं करने वाला मैं बात करने वाला हूं नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में। आप लोगों ने अगर इंटरव्यू देखे हैं गडकरी जी के या हरदीप सिंह पुरी जी के, या फिर इथेनॉल के बारे में थोड़ा भी जानते हो, तो आपने कहीं ना कहीं नीति आयोग की रिपोर्ट 100% सुनी होगी। 2021 में इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट किया गया था। ठीक है, ये रिपोर्ट होगी लगभग 250 पेजेस की, और शायद यही वजह है कि किसी ने इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख लिया हल्का फुल्का। मैंने भी यही किया था शुरुआत में। मैंने पहले शुरुआत कोशिश करी कि पीडीएफ डाउनलोड करके अपलोड कर देता हूँ चैट जीपीटी को, बता देगा इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, समराइज कर देगा। पर चैट जीपीटी भी भाई शायद बिकाऊ निकला। उसने गवर्नमेंट की कहीं बुराई नहीं करी, चैट जीपीटी ने बिल्कुल सब कुछ सही बताया, ऐसे सब कुछ सही चल रहा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। मुझे डाउट हुआ तो मैंने पर्सनली पूरी रिपोर्ट पढ़ी, बहुत मुश्किल था बट पढ़ ली। उस रिपोर्ट में ही इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं और आप E20 पेट्रोल यूज करके आज जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो बातें हम करते हैं गाड़ी पर बैठकर, टपरे पर बैठकर, चाय पीते, चलते हुए, वो सारी बातें उस रिपोर्ट में पहले ही लिखी हुई हैं। 2021 में ही वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, उसके बाद भी सरकार ने ये सारे फैसले दिए हैं। आप हैरान हो जाओगे उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखकर। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो मैं लिख कर दे रहा हूं कि आपके कान और आंख दोनों खुल जाएंगे। इसके पॉइंट नंबर 1.4 पर लिखा गया है कि उस समय पर, मतलब 2020 के आसपास, जो गाड़ियां अवेलेबल थी वो E0 से E5 कंपेटेबल थी इंजन वाइज, लेकिन मटेरियल वाइज E10 कंपेटेबल थी। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यही कंपेटेबिलिटी बोल बोलकर पागल बनाया जाता है। दो तरह की कंपेटेबिलिटी होती है भाई, एक तो होती है इंजन कंपेटेबिलिटी, इंजन को किस तरह से ट्यून अप किया गया है, और दूसरी होती है इंजन में जो पार्ट्स यूज किए गए हैं उनकी कंपेटेबिलिटी। तो E5 कंपेटेबल गाड़ी में आप E5 पेट्रोल डालोगे ना तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ना तो माइलेज पर ना ही परफॉर्मेंस पर। गाड़ी जैसे चलती थी वैसे चलेगी, जितना माइलेज देती थी उतना माइलेज देगी। लेकिन अगर E10 पेट्रोल डालोगे तो उसकी परफॉर्मेंस और माइलेज खराब हो जाएगी, लेकिन पार्ट्स खराब नहीं होंगे। ये चीज इस पॉइंट में लिखी गई है, पॉइंट नंबर 1.4 में। ठीक है, आपको रिलेट करते जाना, मैं आपको अभी पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3.1 में साफ साफ लिखा गया है कि स्टडी ये रिवील करती है कि मेटल और मेटल कंपोनेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ता E20 का, लेकिन इलास्टोमर्स की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, इंफीरियर हो जाती है। प्लास्टिक PA66 की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी वीक हो जाती है। ठीक है, सबसे नीचे आप देखो, और एफिशिएंसी जो है, मतलब माइलेज जो है, उसमें 6% तक का ड्रॉप आता है। और सबसे नीचे लिखा गया है कि इन ऑल केसेस देयर वाज नो सीवियर माल फंक्शन और स्टॉल ऑब्जर्व्ड एट एनी स्टेज। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3.9 के सेकंड पॉइंट पे आप जाके देखोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि शिफ्टिंग टू E20 फ्रॉम E10 इज अ लॉजिकल बट फॉलोइंग कंसर्न्स आर टू बी टेकन केयर। सबसे पहला पॉइंट है कि E20 नेशन वाइड अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट है E10 शुड बी मेड अवेलेबल ऑन अ पैन इंडिया एज अ प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल फॉर एग्जिस्टिंग पूल ऑफ व्हीकल्स।
साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि E20 आप पेन अवेलेबल करना चाहते हो, ओके है, लेकिन उसके साथ में आपको E10 एज अ प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल भी अवेलेबल करना चाहिए, ये मस्ट है। साफ साफ इसी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो आज हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो साफ साफ यहां पर लिखा गया है। 3.9 के ही फोर्थ पॉइंट पे आप आइए, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि एग्जिस्टिंग व्हीकल्स आर मटेरियल कंपेटेबल टू E10 बट इंजन इज नॉट ट्यून्ड टू E10 फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। जो बात हम लोग बोलते हैं आपस में आज, वो साफ साफ यहां पर 2021 रिपोर्ट में लिखी गई थी कि भाई जो इंजन हैं वो E10 पेट्रोल तो झेल सकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी नहीं ठीक निकलेगी E10 पेट्रोल के साथ में। ये चीज साफ साफ यहां पर लिखी गई है नीति आयोग की रिपोर्ट में, जो चीज आज कोई मानने को तैयार नहीं है सरकार में, और ये SIAM के जो मेंबर्स है कोई मानने को तैयार नहीं है, उन्हीं की रिपोर्ट में ये चीज लिखी गई है। नीचे आप देखिए यहां, डेवलपिंग ऑल पार्ट्स विद वाइड रेंज ऑफ फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट डिजाइन एंड देन गेटिंग द कस्टमर्स टू गेट देयर व्हीकल अपडेट इज अ मैमथ टास्क। इतनी सारी गाड़ियां हैं, उनको रेट्रोफिटमेंट करके, उनको अपडेट करके हम हाईली ब्लेंडेड पेट्रोल्स के लिए कंपेटेबल नहीं बना सकते हैं, इसलिए E10 का होना बहुत जरूरी है E20 के होते हुए भी। ये साफ साफ यहां पर लिखा गया है। और नीचे आइए, जो फ्यूल प्राइसिंग है उसको लेकर भी रिकमेंडेशन दी गई थी नीति आयोग रिपोर्ट में, उसको भी सरकार ने नहीं माना। पॉइंट नंबर 9.7 के फर्स्ट पॉइंट पे आप देखोगे साफ साफ लिखा गया है कि भाई जनता आसानी से E20 पेट्रोल को स्वीकार कर सके, इसलिए E20 पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए। सरकार ने यह चीज मानी, लेकिन मानने का तरीका अलग था। आज के टाइम पर अगर आप प्योर पेट्रोल लेने जाओगे, मतलब कि X100, तो वो आपको 150 से 170 रुपए मिलता है, और E20 पेट्रोल लेने जाओगे तो वो आपको 102 रुपए से 115 रुपए मिलता है। मतलब जिस प्राइसेस में हमें पेट्रोल मिलता था प्योर पेट्रोल, उस प्राइस में हमें अब E20 पेट्रोल मिलता है, और प्योर पेट्रोल मिलता है 150 से 170 रुपए। यही चीज रिकमेंड की गई थी इस नीति आयोग की रिपोर्ट में, जिसको सरकार ने माना तो, लेकिन अलग तरीके से माना। ठीक, अब SIAM क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स। जितनी भी ये कंपनीज है ना, मारुति, टोयोटा, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, इन सबकी एक सोसाइटी है। ठीक है, उन्होंने भी इस रिपोर्ट में अपनी जांच जो है, अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो सबमिट की थी। SIAM क्या कहता है आप देखो, इस रिपोर्ट के थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि अगर E10 को बेस फ्यूल मतलब स्टैंडर्ड फ्यूल डिक्लेयर किया जाता है 2022 तक, तो जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ये सुनिश्चित करेंगी कि 2022 से बनने वाली गाड़ियां ना सिर्फ E10 के लिए, बल्कि जो मटेरियल कंपेटिबिलिटी है वो E12 या E15 के लिए भी हो, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग बढ़ती है तो वो हाईली ब्लेंडेड पेट्रोल पुरानी गाड़ियों में दिक्कत ना करे, इसलिए हम गाड़ियां इस तरह से बनाएंगे कि वो E12 और E15 पेट्रोल को भी झेल सके। ठीक है, यहां पर जो सबसे बड़ी बात लिखी हुई है वो ये लिखा गया है कि SIAM E12 और E15 गाड़ियों पर रिसर्च करेगा 2022 से 3 सालों के अंदर। वो रिसर्च करके रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगा और बताएगा कि रिपोर्ट में क्या निकला क्या नहीं निकला E15 पेट्रोल को लेकर। लेकिन 2025 तक तो सरकार ने E20 पेट्रोल लागू कर दिया। जो जांच 2022 से शुरू होने वाली थी, 2025 पे खत्म होने वाली थी E15 पेट्रोल के लिए, वो जांच तो हुई नहीं, बल्कि 2025 में E20 नेशन वाइड लागू कर दिया गया। आप खुद ही देखो जरा, आप रिपोर्ट मंगवाते क्यों हो जब रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो नहीं मानना होता। इसी रिपोर्ट के फोर्थ पॉइंट पे साफ साफ लिखा गया है, जो SIAM ने बोला है कि E10 फ्यूल अवेलेबिलिटी इज मस्ट फॉर एग्जिस्टिंग व्हीकल्स एंड कस्टमर्स। E10 पेट्रोल इंडिया में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। उसके नीचे साफ साफ जो चीज हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो चीज यहां पर बिल्कुल साफ लिखी है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ E10 फ्यूल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग E12, E15 और E20 इज अ क्रिटिकल कंसर्न। This will cause the entire population of vehicles available by 2028 unusable, as they may have neither material compatibility nor efficiency or performance। मतलब कि भाई E20 पेट्रोल, E15 या E12 आप जो भी लागू करते हो, उसके साथ में E10 पेट्रोल होना बहुत जरूरी है, वरना 2028 तक जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं किसी मतलब की नहीं रह जाएंगी, क्योंकि उनकी ना तो मटेरियल कंपेटिबिलिटी है उतना ब्लेंडिंग झेलने की, ना ही परफॉर्मेंस और ना ही एफिशिएंसी निकाल कर दे पाएंगी। ये SIAM ने खुद ने बोला है रिपोर्ट में। आप समझ रहे हो, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें SIAM के ही मेंबर्स आए थे।
सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे जो ये बोल के गए हैं कि 2.5 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग हुई है, जिसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां नॉन E20 कंपेटेबल थी और इनमें से किसी में भी दिक्कत नहीं देखी इन्होंने। और यही लोग 2021 में क्या बोल रहे थे कि सारी की सारी गाड़ियां खराब हो जाएंगी E20 पेट्रोल की वजह से। साफ साफ शब्दों में इतना सफेद झूठ बोल गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और गजब की बात तो यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 4 दिन के अंदर ही मारुति की ही गाड़ी ग्रैंड विटारा, जिसके ऊपर 2023 से केस चल रहा था, 2023 या 24 से केस चल रहा था, E20 वजह से वो खराब हो गई थी, कोर्ट से डिसीजन आया कि नई गाड़ी ला कर दो। इतना सफेद झूठ पकड़ा जा रहा है, ये बुलवाया जा रहा है या बोला जा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि कंपनीज ने जो बोला है, SIAM ने जो बोला है, वो मेरे सामने रखा हुआ है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। आप भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, आप भी देख सकते हो पॉइंट वाइज। तो लिख के तो आदमी ये बोल रहा है, लेकिन जब बोलने की बात होती है तो आदमी कुछ और बोल रहा है। और सरकार भी जगह जगह पर, पार्लियामेंट पर या मीडिया में इंटरव्यू देते हुए इन्हीं कंपनीज ने जो बयान दिए थे उन्हीं के आधार पर वो आगे बोलते जा रहे हैं कि मारुति जैसी कंपनी, टोयोटा जैसी कंपनी बोल रही है तो आप क्यों नहीं मान रहे हो। आप देख रहे हो मतलब किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। और मैं बताता हूं आपको, अभी खत्म नहीं हुई है बात। इसी रिपोर्ट के 5th पॉइंट पर लिखा गया है कि SIAM फ्लैक्स फ्यूल के लिए नहीं, मतलब मना करता है, फेवर में नहीं है फ्लैक्स फ्यूल के लिए। फ्लैक्स फ्यूल गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, वैगनार फ्लैक्स लॉन्च हो चुकी है, फेवर में SIAM इसलिए नहीं था। इनका कहना था कि फ्लैक्स फ्यूल गाड़ी अगर आप बनाते हो तो वो स्टैंडर्ड गाड़ी, मतलब कि नॉन फ्लैक्स से महंगी होगी और माइलेज भी कम देगी, जिस वजह से लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन फिर भी वैगनार फ्लैक्स को लॉन्च किया गया। क्यों? चलो कोई बात नहीं, लॉन्च कर दिया, बाद में जान दो। ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखे। पॉइंट्स और भी हैं कई सारे, बेमतलब मैं चीजों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 2-3 पॉइंट और भी हैं छोटे छोटे, वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। बट हाँ, मेन जो बातें हमारी चल रही है कि सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि गाड़ी खराब हो सकती है। उनके सपोर्ट में आके बड़ी बड़ी कंपनीज आके बोल के जाती हैं कि हाँ गाड़ी बिल्कुल खराब नहीं होती है। ये सारी बातें झूठ हैं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में ही लिखा गया है। कुल मिला के मेन पॉइंट ये है। ऐसा नहीं है कि इथेनॉल सिर्फ हमारी कंट्री में यूज हो रहा है, कई सारी कंट्रीज हैं ग्लोबली जो इथेनॉल को यूज कर रही हैं। तो आप लोगों ने कई बार ऐसे बयान सुने होंगे कि दूसरी कंट्रीज को देखो, उनको फॉलो करो, वो लोग कितना इथेनॉल यूज कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से बच रहे हैं, वो काफी आगे हैं, हमें भी वही सब करना चाहिए। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन इस तरह की बातें जब आप क्रॉस चेक करने जाओगे तो कुछ और निकल के आता है मेरे प्यारे। मैंने करी क्रॉस चेक, मैंने करी।